हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पांस ऑफ सिस्टम। इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है टाइम रिस्पांस ऑफ सिस्टम पार्ट 1 उसको देख लें। उसी के साथ साथ इससे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लें ताकि ये जो आपको लेक्चर है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर उनको चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब हम जब इससे पहले कि हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के एनालिसिस के बारे में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सिस्टम की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सिस्टम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके केस में क्या है, हमें ऑर्डर ऑफ सिस्टम जो है वो पता होना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो आप ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो होगी एस की इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसको कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ सिस्टम। यानी कि डिनोमिनेटर में जो एस की हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिनोट करेगी आपके ऑर्डर ऑफ सिस्टम को। तो ये आपको होप समझ में आया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम है आपका, ये इसका सिस्टम फंक्शन है, क्लोज लूप आपका ये फर्स्ट ऑर्डर का हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपकी इनपुट है आर एस प्लस, और ये सी एस अगर आपके आउटपुट है तो फीडबैक, यूनिटी फीडबैक ये आपका प्रोवाइड करा रहे हैं हम इनपुट को। तो ये आपका यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, नेगेटिव फीडबैक हमने यूज़ किया है। तो हमारे पास यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, सी एस अपॉन आर एस। ट्रांसफर फंक्शन जो होगा सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू होता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये आपको पता है कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो जी एस की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, वो है 1 अपॉन टी एस, और एच एस की वैल्यू है आपकी 1, यानी कि यूनिटी है आपका। तो यहाँ से आपका सी एस अपॉन आर एस क्या मिल जाएगा आपको, वो होगा आपका 1 अपॉन टी एस, वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी एस इंटू 1, या आप कह लें कि सी एस अपॉन आर एस जो है वो होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी एस। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टाइप ऑफ सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किए थे, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इसी में है हमारा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यानी कि अगर मैं यूनिट स्टेप अप्लाई करता हूं तो रिस्पॉन्स क्या होगा सिस्टम का। तो आपको पता है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए आर टी इज इक्वल टू होगा आपका यूटी, यानी कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, और मैं काफी बार इसको डिफाइन कर चुका हूं। तो इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 अपॉन एस, और आपको हमने पीछे से भी डिफाइन किया है सी एस अपॉन आर एस फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। वो क्या था, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू था आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी एस। तो यहाँ से अगर सी एस आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी एस इंटू आर एस, और आर एस क्या है यहाँ पे आपका, वो है 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस टी एस। ये आपने वैल्यू पुट कर दी है हमने आर एस की। तो ये यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सी एस इज इक्वल टू हो गया है आपका 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन टी। अगर निकाल लें इसमें से कॉमन, या टी कॉमन निकाल लेंगे फिर इसमें से आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, ऊपर चला जाएगा और अंदर बचेगा आपका s प्लस 1 अपॉन टी। तो अगर इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड जो है मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी एस इज इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन
एस प्लस 1/t, ये आपको मिलेगा। और इसका अगर आप इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको ct इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/s, आपको पता है वो होता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1/t। ये आपको, अगर आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म वाला हमारा लेक्चर देखा है और उसको प्रैक्टिस किया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1/t क्यों आया है, क्योंकि e टू द पावर माइनस at जो होता है वो होता है 1/s प्लस a। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये लिखा है e की पावर माइनस 1/t, और ut के लिए 1 होता है तो ये 1/s उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान में ये रखना है कि जो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए वो होता है आपका ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर 1/t इंटू t। तो होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें एक और टर्म है, या आप ध्यान रख लें कि जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होता है आपका t से डिनोट करते हैं उसको। तो t जो होता है आपका, स्मॉल t जो होता है वो 3t होता है आपका फॉर 5% बैंड के लिए। ये मैं आगे भी आपको डिस्कस कर दूंगा, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे t इज इक्वल टू 3t होता है। उसके बाद है आपका एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो अभी तक हमने आपका बात की है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। और ऑर्डर वगैरह कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो अगर हम इससे पहले बात करें सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या पैरामीटर्स हैं जो कि ऑक्सिलेटरी बिहेवियर को बताते हैं आपके सिस्टम के, कि ऑक्सिलेटरी बिहेवियर क्या होता है। तो इसमें 2 टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ध्यान में रख लें। एक है आपकी डैम्पिंग फैक्टर और एक है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। अब जैसे कि हम इन दोनों के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के रिस्पांस होते हैं, एक होता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस और एक था आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो कुछ टाइम चाहिए होता है सिस्टम को स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए, सब हमने डिस्कस किया है। और इसी के जब ये जो टाइम होता है ये सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू में पहुंचे तो वो इसी टाइम पे सिस्टम ऑक्सीलेट करता है, या फिर जो इसका रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, ये आप कह लें। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि हर एक सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि इस ऑक्सीलेटरी बिहेवियर को अपोज करे। हर एक सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है कि जो ये ऑक्सीलेटरी बिहेवियर हो रहा है आपका सिस्टम में तो उसको अपोज करे, और जो ये ऑक्सीलेटरी बिहेवियर को अपोज करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम कहते हैं आपका डैम्पिंग। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है या डैम्पिंग जो है वो कंट्रोल करती है आपके क्लोज लूप पोल्स को, यानी कि सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स को आपके जो टेंडेंसी है या डैम्पिंग जो है वो कंट्रोल करती है। और क्लोज लूप पोल जो है वो डिसाइड करते हैं रिस्पांस ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा वो आपके पोल्स ही डिसाइड करेंगे। ये आगे हम स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में काफी अच्छे तरीके से बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि जो डैम्पिंग है वो अल्टीमेटली आपकी कंट्रोल कर रही है रिस्पांस ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो डैम्पिंग है वो रिस्पांस ऑफ सिस्टम को आपके कंट्रोल कर रही है। तो अगर डैम्पिंग रेशियो की बात करें तो डैम्पिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो डैम्पिंग क्या है वो मेजर की जाती है बाय फैक्टर, उसी को हम कहते हैं डैम्पिंग रेशियो। यानी कि डैम्पिंग जिस आपके फैक्टर से मेजर की जाएगी उसको डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम जीटा से। ये आप ध्यान में रखें। तो इसका मतलब यह है कि जब जीटा आपका मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीलेटरी बिहेवियर आपका नल होगा, यानी कि ये मैक्सिमम अपोज करेगा आपके ऑक्सीलेटरी बिहेवियर ऑफ सिस्टम को। क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया डैम्पिंग क्या है आपका कि जो अपोज करेगा ऑक्सीलेटरी बिहेवियर को, जो मैक्सिमम जितनी वैल्यू होती जाएगी उतना ज्यादा अपोज करता जाएगा, सिंपल इज दैट। उसके बाद है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है कि अगर सपोज कीजिए जीटा की वैल्यू 0 है, जीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी अपोजिशन नहीं हो रहा है ऑक्सीलेटरी बिहेवियर ऑफ सिस्टम पे, तो सिस्टम जो है वो नेचुरली ऑक्सीलेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जीटा की वैल्यू 0 है तो सिस्टम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीलेट करेगा।
यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेट करेगा, और इसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन को ओमेगा एन से। ये टर्म आप ध्यान में रखें और इनके कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा लें कि ये होते क्या है जनरली, ओमेगा एन और जीटा। तो दोनों ये अपोजिट हैं, और होप कि ये काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ओमेगा एन और जीटा क्या है, यानी कि डैम्पिंग फैक्टर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन क्या है। उसके बाद है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कंसिडर करते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसके केस में हम यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट ऑर्डर का डिजाइन किया था, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए क्या होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और ये आपका सी एस है आउटपुट, ये इनपुट है आपको जैसे कि पता है आर एस, उसी के साथ साथ ये क्लोज लूप सिस्टम है तो फीडबैक एलिमेंट इसमें जरूर होगा माइनस ये। तो अब यहाँ पे आप कह लें कि जो एच एस है उसकी वैल्यू 1 है, आप देख सकते हैं, और जी एस जो है, जी एस की वैल्यू क्या है यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, यही है ना। और हमें पता है कि सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू होता है आपका जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये आपको क्लियर है। वैल्यूज पुट कर दीजिए जी एस और एच एस की, हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस एस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एच एस की वैल्यू है 1। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सी एस अपॉन आर एस जो है वो मिल जाएगा आपको ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आपको यहां से मिल जाएगा। अब इस जो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है, इसकी जो ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफर फंक्शन है इसको आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, आपके जो डिनोमिनेटर में टर्म आई है इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पे आपके काफी न्यूमेरिकल्स आएंगे, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जहां पे आपको पता है जीटा है आपका डैम्पिंग फैक्टर और ओमेगा एन है आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इस तरीके से आपको ये कुछ टर्म्स है, इनको ध्यान में रखना है, इन पर आपके काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है आपका पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। पोल्स जो होते हैं ट्रांसफर फंक्शन को किस तरीके से दिए जाते हैं, यानी कि आपको पता है डिनोमिनेटर में जो हमारी एक टर्म थी वो थी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया, इसको याद रखनी है। अब इसके अगर आप फैक्टर करें तो ये हो जाएगा माइनस का बी, यानी कि 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होगा आपका 2 जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यही होगा ना आपका, अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। और यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये आपको मिल जाएगा। तो जो पोल्स हैं आपके, तो सबसे पहले अगर पोल्स की बात करूं तो पोल्स जो है वो आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कब, अगर आपकी जो टर्म है ये अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 अगर ये ग्रेटर देन 0 होगी तो जो पोल्स हैं वो आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये रियल और अनइक्वल होंगे, और ये लाई करेंगे आपके रियल एक्सिस पे। ये आपको ध्यान रखना है, रियल एक्सिस पे लाई करेंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ये इन पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है। दूसरा है कि रियल होंगे आपके पोल्स और इक्वल होंगे। अभी तक हमने अनइक्वल की बात करी थी, और रियल और अनइक्वल होंगे अगर आपकी जो टर्म है यानी कि जीटा स्क्वायर माइनस 1 वो 0 के इक्वल होगी। आप कह लें कि जीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ये आपके रियल एक्सिस पर लाई करेंगे और रिपीटेड होंगे।
उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स किस केस में होंगे आपके, अगर ये जो टर्म है आपकी अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ये लेस देन 0 हो, या आप कह लें कि जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो पोल्स जो है वो आपके सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर रूट्स या पोल्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं तो आपके पोल्स कहां पे लाई करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर रियल और इक्वल हैं तो रियल एक्सिस पर रिपीटेड होंगे, अगर रियल और अनइक्वल है यानी कि जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रियल एक्सिस पर होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इन पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। होप कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा आता है एक और कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद हमारा क्या कुछ आ जाता है। उसके बाद एक हमारा है ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन में काफी क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन क्या है, आपका एक तरीके से टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन भी कह लें कि जो एक्चुअल बिहेवियर होता है आउटपुट का, ये जैसे मैंने बताया एक्चुअल बिहेवियर और डिजायर्ड बिहेवियर में फर्क होता है आपका। तो जो एक्चुअल बिहेवियर होता है आउटपुट का किसी एक्सप्रेशन के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से आपका दिखता है। यानी कि अगर ये इसमें अगर आप देखें कि मैंने इसको इसी एग्जांपल को लेके पीछे भी आपको डिफाइन किया था कि अगर मेरा इंडेक्स टाइप है तो ये इस टाइप से होना चाहिए, सिंगल वन होनी चाहिए आपकी, लेकिन अगर ये वैल्यू है इस तरीके से वेरी करती है, ये आप देख सकते हैं ये वेरी कर रही है, तो इसको आप ध्यान में रखें और इसी पर हमारी काफी सारे टर्म्स हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। अब होगा क्या, जनरली इसमें कुछ जो टर्म्स हैं उनको आप समझ लें, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहला है इसमें एक डिले टाइम। डिले टाइम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीडी से। तो जो डिले टाइम है वो क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कि पहले अटेम्प्ट में जब आपका रिस्पॉन्स 50% वैल्यू पर पहुंच जाएगा। 50% वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी 50% है यानी 0.5 है, तो जब 50% वैल्यू पर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच जाएगा उसको कहते हैं हम आपका टीडी या डिले टाइम। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ तक अगर पहुंचेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% वैल्यू पे तो वो आपका कहलाएगा डिले टाइम। उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक और है आपका राइज टाइम। एक है आपका राइज टाइम। राइज टाइम क्या है, ये है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम। यानी कि 10% से 90% तक जाने में, 10% आपका कहां पर है आप देख सकते हैं, ये 10% से और 90% अगर जा रहा है तो इस टाइम को यानी कि जो टाइम है 10% टू 90% उसको हम कहेंगे राइज टाइम, ये इसको डिनोट करते हैं हम टीआर से। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है कि क्या होती हैं टीआर टीडी। उसके बाद है एक आपका पीक ओवरशूट, इसको डिनोट करते हैं हम एमपी से। ये क्या है, पीक ओवरशूट क्या है, द मैक्सिमम ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स कर्व मेजर्ड फ्रॉम यूनिटी। फिगर में अगर आपको बात करूं तो जो मैक्सिमम पीक है आपका यूनिटी ये है ना, यहां से जो मैक्सिमम आपका कर्व जो जा रहा है, जो मैक्सिमम आपका पीक वैल्यू है उसको हम कहेंगे एमपी यानी कि पीक ओवरशूट। और मेजर कहां से किया जाएगा आपका, ये यूनिटी से, तो इसे हम कहते हैं पीक ओवरशूट। या आप कह सकते हैं ये लार्जेस्ट एरर है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड के टाइम पे जो मैक्सिमम एरर होगी आपकी इनपुट और आउटपुट में उसको हम कहते हैं पीक ओवरशूट। उसके बाद है आपका एक और टर्म है पीक टाइम, इसको डिनोट करते हैं हम टीपी से, पीक टाइम। तो पीक टाइम क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट पीक। जो पहला आपका पीक है, अगर आप देखें जो पहला आपका पीक है, फर्स्ट पीक आपका कहां तक जा रहा है, ये है, तो पहले पीक तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टीपी। आप यहां से इजीली देख सकते हैं कि फर्स्ट पीक तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उसको कहेंगे हम पीक टाइम। कुछ भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, पीक से पता लग रहा है पीक तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है। राइज टाइम मतलब आपका
10% से 90% तक जाने में जितना टाइम लग रहा है वो राइज टाइम हो गया। और डिले टाइम क्या है आपको, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो पीक टाइम क्या है आपका, कि फर्स्ट पीक तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स को, उसको हम कहते हैं पीक टाइम। उसके बाद है आपका एक और, वो है आपका सेटलिंग टाइम, या सेटलिंग पीरियड भी इसे कह सकते हैं, सेटलिंग टाइम। इसको डिनोट करते हैं हम TS से। तो ये क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज, यानी कि 2% और 5% ऑफ द फाइनल वैल्यू। कि अगर जो आपका रिस्पॉन्स कर्व है वो क्या हो आपका, जब फाइनली जो एक परसेंटेज, अब मैं आपको फिगर के थ्रू बताता हूँ, एक हमारा 2%, ये हमारा क्या है 2% बैंड है, यानी कि हमने टॉलरेंस दे रखी है कि जो मेरा, अब यहाँ से आप देखें ऑक्सीलेटरी बिहेवियर थोड़ा हो रहा है, यानी कि यहाँ तक आते आते आपका स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो फर्स्ट एक बैंड में, यानी कि जो रिस्पॉन्स कर्व है जो एक स्पेसिफाइड आपकी परसेंटेज लिमिट में पहुंच जाएगा, तो जितना टाइम लगेगा उसको आप क्या कहेंगे, सेटलिंग टाइम। ठीक है, यानी कि 2% या 5% ऑफ फाइनल वैल्यू पहुंचने में जहां तक जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे आपका सेटलिंग टाइम। इनको अब जस्ट आप ध्यान में रख लें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपकी अब आने वाली हैं, उनके बारे में आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो इनके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, डेरिवेशन आप कह लें परफॉर्मेंस इंडाइसिस की, वो आपको ध्यान रखना है, इन पे आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो पहला है आपका, मैंने बताया था डिले टाइम। तो डिले टाइम के लिए आपको ध्यान में रखना है, TD से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा n। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार को आप इनकी डेफिनेशन भूल जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनके फॉर्मूलाज हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इन पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपका आ जाता है। तो डिले टाइम होता है आपका TD = 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा n। जीटा आपका पता है डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा n आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। उसके बाद है आपका राइज टाइम। राइज टाइम आपको मैंने बताया था, उसको डिनोट करते हैं हम TR से, और TR जो होता है वो होता है आपका पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा D सेकेंड्स में। और जहां पर बीटा जो है, मैं बता देता हूं आपको बीटा क्या है आपका, बीटा जो है वो होता है आपका tan इनवर्स √1 - जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। बीटा की वैल्यू होती है आपकी ये, यानी कि अगर आपको राइज टाइम निकालना है तो पहले आपको बीटा कैलकुलेट करना होगा, उसको पाई में से आप माइनस करेंगे। और ओमेगा D आपको एक टर्म है, ओमेगा D मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ओमेगा D आपकी क्या होती है। ओमेगा D जनरली होती है आपकी, ओमेगा D = होती है आपका ओमेगा n √1 - जीटा स्क्वायर। ये आपकी ओमेगा D होती है। ओमेगा D के बारे में अगर मैं बताऊं, इसे हम कहते हैं आपके डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा D और ओमेगा n में ये आपका फर्क होता है। ओमेगा D है आपकी डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा D डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा n नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। इसको भी ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर राइज टाइम आपको निकालना है तो पाई माइनस बीटा, बीटा कैलकुलेट करेंगे और ओमेगा D कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा n और जीटा की वैल्यू पुट करके। तो इस तरीके से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक है पीक टाइम। पीक टाइम, अब पीक टाइम क्या होता है आपका, पीक टाइम को हम डिफाइन करते हैं आपके TP से, और TP जो होता है वो होता है आपका पाई अपॉन ओमेगा D, या ओमेगा D आपको मैंने बताया है यहाँ से होगा पाई अपॉन ओमेगा n √1 - जीटा स्क्वायर। तो ये आपकी TP की वैल्यू हो गई पाई अपॉन ओमेगा D। उसके बाद एक है आपका MP, यानी कि पीक ओवरशूट। और पीक ओवरशूट को जनरली परसेंटेज में डिफाइन करते हैं हम, तो इसको यहाँ MP परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मूला होता है 100 × e⁻⁻ पाई जीटा अपॉन √1 - जीटा स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखें, डायरेक्टली इन पे न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप बड़ी ही आसानी से उन सबको आंसर कर सकते हैं। जस्ट मैं ये सारी जो टर्म्स बता रहा हूँ बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका सेटलिंग टाइम।
सेटलिंग टाइम मैंने आपको बताया था टीएस होता है, तो टीएस इज इक्वल टू होता है आपका 4t के, और 4t क्या है यहाँ पे आपका, t है आपका टाइम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, और अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे टीएस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। और ये किसके लिए है, ये है आपका 2% क्राइटेरियन के लिए, मतलब दो बैंड हो सकते हैं इसमें, आपका 2% क्राइटेरियन और 5% क्राइटेरियन भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2% क्राइटेरियन के लिए जो सेटलिंग टाइम की वैल्यू होती है वो होती है 4t। t जो है वो आपका हो गया 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, और या टी एस इज इक्वल टू हो गया आपका 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा, इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, उस रेड बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, अप्रिशिएशन मिलता है हमें। और अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।